प्लाजा वायर्स लिमिटेड, इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में आईपीओ आने वाला है, जो कि 29 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। अब इसकी कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले कंपनी के वजह से आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने जो प्राइस रखा है वो 54 रुपीज़ रखा है, और कंपनी इससे जो है इस आईपीओ के थ्रू 71.28 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, मतलब काफ़ी कम रुपए उठा रही है नॉर्मली जो मेन लाइन आईपीओ होते हैं उनके मुकाबले। और जो वैल्यूएशन कंपनी जिस वैल्यू के ऊपर पैसा उठा रही है वो वैल्यूएशन कंपनी रखी है 236 करोड़, मतलब कंपनी अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है 236 करोड़ रुपीज़, और उसी के बेसिस के ऊपर में उस वैल्यू के हिसाब से ही हमसे पैसा मांग रही है, जिसके 71 करोड़ रुपए मांग रही है, 71। सो यहाँ पर ज़्यादा महंगा आईपीओ, ज़्यादा महंगी कंपनी लग नहीं रही है, छोटी कंपनी लग रही है, बट मेन लाइन आईपीओ लेके आई है। सो अपने को यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, जो कि जैसे अब इसने जो प्राइस रखा है वो भी 54 रुपीज़ रखा है, तो ये एक काइंड ऑफ जो मतलब एक सस्ता शेयर अपने को देखने को मिल सकता है कि छोटी कंपनी है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इसकी कंपनी के पास में, और प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया है। सो मतलब देखा जाए ना, जैसे कि कोई आईपीओ है उसका अगर मतलब वैल्यू वही रखी जाए अगर 236 करोड़, बट अगर उसका प्राइस रख दिया जाए 1000 रुपये पर शेयर, तो हमको वो महंगा दिखता है कि 1000 रुपये बहुत महंगा है। उसी तरीके से अगर उसके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया जाए और प्राइस को नीचे लेके आ जाए 54, तो अब हमें वो शेयर सस्ता लगता है। वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हुई है, बट शेयर ऊपर नीचे हो गया, प्राइस को ऊपर नीचे कर दिया गया है। अब यहाँ पे इस आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास में, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाली है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के जितने भी पैसे उठने वाले हैं वो सारे के सारे कंपनी के पास में जाने वाले हैं, कोई भी प्रमोटर या इन्वेस्टर नहीं बेच रहा है। तो ये तो होगी आईपीओ के बारे में बात। अब अगर कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि इसमें आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, नियर टर्म्स के अंदर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स होना तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि होने के चांसेस हैं कि नहीं है, और कितने होने के चांसेस बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर रिसेंटली अगर देखा जाए तो जीएमपी क्या बना हुआ है, अगर उसके बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ग्रे मार्केट प्राइस के अंदर में लोग कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। सो यहाँ पर अगर देखने को मिलता है कि लगभग 31% पॉजिटिव के साइड में चल रहा है, इसका मतलब ग्रे मार्केट प्राइस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन्स भी एक्सपेक्टेड हैं अच्छे खासे इस कंपनी के अंदर में। अब यहाँ पे देख लेते हैं नियर टर्म्स में क्या क्या हम क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो ये अपने को देखने को मिल रहा है जो कि जीएमपी, वो डिपेंड किया है अभी जो एंकर इन्वेस्टर्स का जो डिटेल आई है उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स की जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं। यहाँ पे चाणक्य अपॉर्चुनिटीज़ फंड नाम से कोई फंड है, उसने इन्वेस्ट किए हैं 10 करोड़ रुपए इसके अंदर में, और एस्ट्रॉन कैपिटल नाम से कोई फंड है, उसने भी 10 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए हैं। अब एंकर इन्वेस्टर्स के कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए किसी आईपीओ के अंदर में लगाते हैं। इनको शेयर्स मिलते ही मिलते हैं, मतलब इनको अलॉट हो जाते हैं, हमारे लिए जो ओपनिंग डेट होती है उससे पहले ही इनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। ये कितने इनको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को? ये होता है टोटल जो इश्यू साइज है उसका 30% से ज़्यादा अलॉट एंकर इन्वेस्टर्स को नहीं किया जा सकता। दूसरा जो क्यूआईबी के लिए पोर्शन होता है, उसी पोर्शन के अंदर में से एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड, सो 75% जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखे हुए हैं इस आईपीओ में, तो उसका 60% से ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा, और टोटल ओवरऑल का 30% से ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ 20 करोड़ शेयर ही उनको दिए गए हैं, टोटल 20 करोड़ रुपए के शेयर ही, तो यहाँ पे 30% ही निकल के आता है। राइट, तो एंकर इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट लिया है। दूसरा, एंकर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लेना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स जैसे ही हम लोग आईपीओ खुलते ही बेच सकते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स 1 महीने तक बेच नहीं सकते, 1 महीने तक, और 1 महीने बाद भी 50% शेयर्स ही बेच सकते हैं। उसके बाद में अगर बाकी के 50% शेयर्स बेचने हैं तो उनको 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, तो इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने अगर बड़े लोगों ने इंटरेस्ट लिया है तो वो स्टॉक मार्केट को मतलब नुकसान में बेचना तो नहीं चाहेंगे। इसी बेसिस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जो कि अगर आईपीओ जो शेयर्स होते हैं जो कि नए नए लिस्ट होते हैं और उनमें अच्छा खासा एंकर इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस स्ट्रेटेजी का आप यूज़ करके एंकर इन्वेस्टर्स जिस तरीके से स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं उस मूवमेंट का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें आपका जो नुकसान होने का जो चांस रहता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट बेस्ड स्ट्रेटेजी है वो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डू चेक आउट। अब यहाँ पे अगर कंपनी के सब पहले पी और पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर देख लेते हैं और उनको कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमें कॉम्पिटिशन के बेसिस के ऊपर में क्या वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब उससे उससे उसमें जाने से पहले पहले ये देख लेते हैं कंपनी करती तो क्या है। सो कंपनी करती क्या है? सो कंपनी वायर्स बनाती है, जिसको एक तो बोलते हैं एलटी, एल्यूमिनियम केबल वायर्स, ठीक है। एलटी हो गया लो टेंशन, मतलब ज़्यादा किलोवाट का, मतलब एक तो होता है ना जैसे हम लोग जो नहीं देखते हैं, हीटर हो गया, मोटर्स हो गई जो कि हम पानी चढ़ाने वाली मोटर्स होते हैं, उनका वाट बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती हैं, तो ज़्यादा वाट को कैरी नहीं कर सकते इसके जो वायर्स होते हैं, जो लो टेंशन वायर्स होते हैं ये, और एल्यूमिनियम के होते हैं। सो ये घरेलू जो वायर्स होते हैं, जैसे हमने राड के साथ में होता है जैसे हम पानी गर्म करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा वाट नहीं होता, 2000 के आसपास में, किलो वाट के आसपास में होता है वहाँ पर, राइट। सो वहाँ तक इसका यूज़ हो सकता है, बट जो लाइनें जाती हैं, जैसे हमारे छत के ऊपर से लाइनें नहीं जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें ये वायर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाट जाता है।
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर और जो कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सी हो गया, जो घरेलू हम लोग इलेक्ट्रिकल वेपन्स मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उनमें जो वायर होता है, उसके अंदर में इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ होते हैं। और साथ में ही हम लोग जो फिटिंग करवाते हैं अपने घरों में, वो फिटिंग वाले तार भी ये कंपनी बनाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो घरों में जो यूज़ होने वाले जो तार हैं, वो ये कंपनी बनाती है और उसी सेगमेंट में पर्टिकुलरली काम कर रही है। बड़ी लाइनें बिछाने वाले जो कि बिज़नेसेस के काम आते हैं, वो नहीं बना रही है। सो आज के दिन इसका नाम है प्लाज़ा केबल्स के नाम से इसका ब्रांड नेम है, और दूसरे एक्शन वायर्स के नाम से भी ब्रांड नेम है, और पीसीजी नाम से भी है। मैंने तो एक का भी नाम नहीं सुना है। हाँ, एक्शन फैन्स का ज़रूर नाम सुना है, जो पंखे नहीं आते हैं, बहुत ही घटिया पंखे आते हैं बाय द वे, क्योंकि मैंने यूज़ किया था, बहुत ही खराब रेटिंग दी थी। बट एक्शन वायर्स तो मैंने नहीं सुना कभी नाम। आपने सुना है तो बता सकते हैं कमेंट्स में। प्लाज़ा तो बाकी हमने देख लिया कि किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ में जैसे हम लोग अगर फिटिंग करवाते हैं तो अपने को पीवीसी जो पाइप्स होती हैं, जो कि हम फिटिंग करवाते वक़्त दीवार के अंदर में फिट करते हैं वाइट कलर की, वो भी कंपनी बनाती है। साथ में जो इंसुलिन टेप होती है, जो कि हम लपेटते हैं जो जॉइंट करते वक़्त, टेप्स भी बनाती है। सो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल जो घरों में अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, उनके रिलेटेड सारे ये जो है बेसिकली बनाती है चीज़ें। तो ये इनका मेन काम है। इसी के साथ में कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं। रेवेन्यूज़ जो हैं 145, 176, 182, सो रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कंपनी की सेल भी बढ़ रही है विद टाइम, विद ईयर। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे तरीके से ठीक-ठाक बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे तरीके से नहीं बोल सकते। 4 करोड़ से 6 करोड़, 6 करोड़ से 7.5 करोड़, जो कि सेल के अकॉर्डिंग जो कि नेट सेल हो रही है, मतलब जो जितनी सेल इंक्रीज़ हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो ब्रेक इवन है वो मुझे लग रहा है 100 करोड़ के आस-पास में है। अगर 100 करोड़ से के अगर नीचे अगर कंपनी सेल कर पाती है तो नेगेटिव में भी प्रॉफिट्स जा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए जो कि टोटल सेल का है, तो वो है लगभग 3 साढ़े 3% के आसपास में है। 3.5% नेट प्रॉफिट्स के आसपास में कमा रही है। और कंपनी ने ये भी बोला हुआ है कि हमारे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो फ्यूचर में और भी कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है इलेक्ट्रिकल जो हम चीज़ें बनाते हैं उसका, तो हम उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही लो मार्जिन में काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में, क्योंकि बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं इस मार्केट के अंदर में, क्योंकि आज के दिन बहुत सालों से काम कर रही हैं और उनको बहुत से लोग अच्छे मतलब नाम से जानते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे फिनोलेक्स हो गया, आपने नाम सुना ही होगा, बिरला केबल्स हैं, फिनोलेक्स हैं, और भी अभी एक दो कंपनियां आई हैं, पैरामाउंट की केबल्स होगी, पैरामाउंट केबल्स आप पक्का ही नाम सुना होगा। सो वो कंपनियाँ दिग्गज कंपनियाँ, इसीलिए ये बोलते हैं कि हम लोग अपनी प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे रॉ मटेरियल, तो हमारे मार्जिन्स और भी कम हो सकते हैं, सेल बढ़ सकती है। और सेल बढ़ाने के पीछे ये भी एक रीज़न है कि हमने मार्जिन्स कम रखे हुए हैं, तभी तभी तो हम लोग प्रेफर कर रहे हैं खरीदना हमसे, राइट। कंपनी की नेटवर्थ जो है, क्योंकि प्रॉफिट थोड़े बहुत कमा रही है, इसी के साथ में कंपनी के एसेट्स की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो नेटवर्थ बढ़ रही है, एंड बोरोइंग्स भी कंपनी की जो है कम होती जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। चलो ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब ठीक-ठाक चल रहा है। अब इसी के बेसिस पे पी और पीबी रेशियो निकाले तो उससे कंपनी का अगर कितने पैसे उठा रही है यहाँ पे, वो 71 करोड़ रुपीज़, और कंपनी अगर इस आईपीओ के लेने में फीस भी पे करेगी तो 5-6 करोड़ के आस-पास में वो दे देगी। तो 65 करोड़ रुपीज़ हम मान के चल सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ में ऐड होगा, जो कि 53 करोड़ है। सो यहाँ पे 117-18 करोड़ के आस-पास में कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी, और कंपनी पैसे उठा रही है 236 करोड़ से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीबी आ रहा है वो 2 के आस-पास में आ रहा है, 2। उसी को अगर कंपेयर करके देख लेते हैं हम लोग कोर्ट्स केबल के साथ में, जो कि 0.81 का पीबी रेशियो है, मतलब इससे महंगा लेके आ रही है आईपीओ। पैरामाउंट केबल जो है 5 का पीबी रेशियो है, सो ये है मतलब इसके मुकाबले सस्ता है। अल्ट्रा कैब का अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो पीबी रेशियो है वो 4.74 का है, सो इसके मुकाबले सस्ता है। वी मार्ट सस्ता है, एंड डायनेमिक केबल्स के मुकाबले भी सस्ता है। कंपनी के पी रेशियो को भी एक बार देख लेते हैं, कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी जो कमाई रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 7.51 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए हैं, कंपनी ने वैल्यू लगाई 236। सो इससे अपने को जो पी रेशियो मिल जाता है वो मिल जाता है 31.46। सो 31 का पी रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं 17 कोर्स केबल के मुकाबले बहुत महंगा है। पैरामाउंट इसके मुकाबले 25 सो महंगा है, अल्ट्रा कैब के मुकाबले भी महंगा है। सो कमाई जो है जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही है, बट वैल्यूएशन अच्छी है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अगर कंपटीशन के बेसिस के ऊपर आप देखते हैं तो कंपनी की जो वैल्यू है वो अच्छी है, बट कमाई कम कर रही है। सो हमें थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स की उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है कमाई के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, तो थोड़ा सा ऊपर जाके अगर देखते हैं, अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके शिफ्ट होता है तो हमें उस हिसाब से कॉम्पिटिशन के आसपास में देखने को मिलेगा। तो थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स की उम्मीदें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और नियर टर्म्स के अंदर में डिपेंड करेगा बाद में कि कंपनी का स्टॉक किस तरीके से फ्यूचर में और कमाई करता है। ये कंपनी किसी भी एंगल से आईपीओ में नहीं बोल रही है कि हम लोग लोन पेमेंट करने वाले हैं, सो इंटरेस्ट का कंटिन्यू रहेगा पेमेंट। साथ में कंपनी का जो फंड है वो जो नई सेटअप मतलब मैन्युफैक्चरिंग
सेटअप करने वाले हैं कंपनी, उसमें मैक्सिमम इनका पैसा लगने वाला है 24 करोड़ के आसपास में। बाकी कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए कंपनी के 22 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। सो काइंड ऑफ देखा जाए तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। सो ये एक अच्छी बात है, जो फ्यूचर में इसका बेनिफिट अपने को देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो आज के दिन जो सेल हो रही है वो देखा जाए तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला और उत्तराखंड, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर में ही ज़्यादा सेल देखने को मिल रही है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिल रही है। अगर आप देखते हैं केरला केरला के अंदर में इतनी कुछ खास सेल है नहीं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सेल है, जो कि 30% क्या सोचे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और कंपनी अब थोड़ा बहुत एक्सपेंड करना चाह रही है अपने आप को, सो इसीलिए केरला के साउथ की साइड में भी गई है, बट वहाँ पे सेल बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। देख रहे हैं 2021 में 8% का मतलब वहाँ पे था, 122 करोड़ की मतलब सेल थी, सॉरी 12 करोड़ की सेल थी, आज के दिन सिर्फ 8 करोड़ की रह गई है। सो साउथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कंपनी को। अब फाइनली अगर देख लें तो कंपनी की जो कैपेसिटी है आज के दिन जिस पे से काम कर रही है, तो कंपनी कैपेसिटी जितनी है मैन्युफैक्चर करने की, उसकी 79% के आसपास में फुलफिल मतलब कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है। और कंपनी अपनी और इंक्रीज़ कर रही है कैपेसिटी को, इसका मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर के अंदर में और इंक्रीज़ हो सकता है सेल के अंदर में, और फ्यूचर में हो सकता है कंपनी अपने मार्जिन्स भी उस हिसाब से बढ़ा दे, बट फिर भी अगेन रिस्क है नेट मार्जिन्स के ऊपर में। सो फ्यूचर के अंदर में अभी क्या वायर्स का जो पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, वही ऊपर की तरफ मतलब ट्रेंड कर रहा है, और कंपनी का जो आईपीओ लेने का जो टाइम है, लेके आने का जो टाइम है, वो बहुत अच्छा है। सो हमें लिस्टिंग गेन्स और उसके साथ में थोड़ा सा नियर टर्म में ऊपर की तरफ ही मतलब ट्रैजेक्टरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी छोटी है, प्राइस भी काफ़ी कम रखा है, एंकर इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, जीएमपी भी अच्छा चल रहा है। सो आपको जो एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, और इसके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। सो फाइनली सी यू टुमारो।